हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, आज हम हमारे टारगेट डे का 5वां टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हमने योजनाएं, आर्थिक सर्वेक्षण, संविधान संशोधन, साथ साथ मैंने आपको स्वतंत्रता के बाद की घटनाओं के 4 टॉपिक को कवर कराया। आप सभी को पता है हमारे 20 से 25 मिनट के लेक्चर होते हैं जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं और आपने देखा होगा कंटेंट भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपको समझ में आता होगा। मैंने एक दिन पहले आपको संविधान संशोधन कराया था, मैंने उसका उदाहरण भी आपको बताया था कि यूपीएससी में पूछा गया था वो प्रश्न। वो मेरा पेपर नहीं था, वो किसी और का पेपर था। उसके मैंने कटिंग डाल के बस आपको बताया था कि देखो दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। आज हम हमारे टारगेट का जो 5वां डे है उसमें प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक के बारे में जानेंगे, प्रमुख शब्दावली जानेंगे जो कि जैसे प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी कि पणी किसे कहते हैं, ऐसी कुछ शब्दावली भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ प्रमुख विभाग की बात करूंगा, जैसे सल्तनत काल में दीवान ए मुस्त खराज किसे कहते थे, दीवान ए कोही विभाग किसने बनाया था, क्या विभाग था वो, उन सब विभाग की भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ से भी हमने प्रीवियस ईयर में प्रश्न देखे हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख पुस्तकें की। तो देखिए, मेन बुक्स की बात करते हैं तो हम प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की किताबों की बात करेंगे, जहां से हमें हर बार प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। आपको केवल एक बार नज़र मारनी है इसके ऊपर, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना है। नज़र मारो, अच्छे से देखो और सुनो और एक और बार पढ़ लेना 2 की स्पीड में। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मध्य प्रदेश की जलवायु वाला जो टॉपिक है, अब आप उसे क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो कम से कम 52 मिनट का है। तो उसमें क्या है, 26 से 30 मिनट में मैंने मुख्य रूप से जलवायु कंप्लीट कराई है। आप 2 की स्पीड में उसे जरूर देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा वो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन कालीन बुक्स देख लेते हैं कि सर प्राचीन काल की कुछ बुक्स के नाम हमें बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बुक है मुद्रा राक्षस। यह बुक विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी। कुछ नहीं, इसके अंदर नहीं जाना, इसके अंदर का नहीं पूछने वाला है, इसलिए ऊपर ऊपर हमें देखना है। सबसे पहले ये मुद्रा राक्षस, जिसे किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने लिखी है। दूसरी है राज तरंगिणी, जिसे किसने लिखा है, कलहड़ ने लिखा हुआ है, या कलहड़ आप बोल सकते हैं। तो राज तरंगिणी किसने लिखी है, कलहड़ ने लिखी हुई है। फिर कथा सरित सागर को सोमदेव ने द्वारा लिखी गई थी। फिर कामसूत्र नामक पुस्तक है, वो वात्सायन द्वारा लिखी गई थी। फिर प्रश्न उत्तर मल्लिका अमोघ वर्ष नृपतुंग द्वारा लिखी गई थी। पूछा गया था एक बार यूपीएससी में, इसलिए मैंने इसे ऐड ऑन किया। आप बोलोगे सर हमने आज तक नहीं सुना है, पर आपको याद रखना है। फिर देखिए स्वपन बास दत्तम, ये पुस्तक कवि भास द्वारा लिखी गई थी। आपकी किताब में ऐसा लिखा होगा, कवि भास द्वारा लिखी गई थी। बुद्ध चरित अश्व घोष द्वारा लिखी गई है, एमपीपीएससी ने पूछा गया है। फिर नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, भरत मुनि द्वारा लिखी गई है। इसी नाट्य शास्त्र में भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है उनका वर्णन मिलता है, भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में। फिर कालिदास है, तो कालिदास के आपको मालूम है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वंशियम। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तक किसकी है, कालिदास की। कालिदास के तो नाटक कौन कौन से हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ से आपको कौन सी, बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, अश्व घोष ने लिखी हुई है। कामसूत्र बादशाहन ने लिखी है, राजतरंगिणी कलहड़ ने लिखी हुई है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी हुई है। ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। फिर देखिए, अमर कोश अमर सिंह द्वारा लिखी गई थी, आप सभी को पता है, पीएससी ने पूछा हुआ है। फिर पंच सिद्धांतिका और भृत संहिता किसने लिखी, बारह मिहिर ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी हुई है। एमपीपीएससी में इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है इस साल, क्योंकि इसको हाल ही में यूनेस्को द्वारा एक लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु दत्त शर्मा ने लिखी हुई थी। फिर इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। फिर अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र मूल रूप से पुस्तक किसकी है, राजनीति की है। आप ये मत करके जाना कि यह पुस्तक इकोनॉमिक्स की है, यह पुस्तक किसकी है, राजनीति की पुस्तक है। इसमें मुख्य रूप से जो मौर्य काल था, मौर्य काल के शासन के बारे में बताया गया था इस पुस्तक में। और इंडिका पुस्तक में भी मेनली मौर्य शासन के ही बारे में बताया गया था, जो कि मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। फिर चरक संहिता चरक ने लिखी थी,
जो कि आप सभी को पता है आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उनके द्वारा आयुर्वेद के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? चरक संहिता लिखी गई थी। फिर लीलावती भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई है। तो यह प्रमुख पुस्तकें प्राचीन काल की, और भी हैं, हम आगे बात करने वाले हैं। तो अगली पुस्तक है हर्ष चरित्र और कदम्बरी। ये पुस्तक आप सभी को पता है बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी, जो कि राजा हर्षवर्धन के क्या थे? कवि थे। ठीक है। फिर अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ये भी वेद थे पुराने दौरान, उनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी? अष्टाध्यायी लिखी गई थी, जो कि एमपीपीएससी ने पूछा गया था। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। नेषद चरित्र श्री हर्ष ने लिखी है। मृग छट्टिका किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। नवरत्न वीर सेना द्वारा लिखी गई है। तो ये प्राचीन कालीन की 15-20 प्रमुख पुस्तकें थी। यहाँ से हर बार प्रश्न उठाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन की। तो मध्यकालीन में हम पहले देख लेते हैं जो हमारे सल्तनत काल में पुस्तक लिखी गई, जहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। पहली है चचनामा, जिसे किसने लिखी थी? अली अहमद द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में आप सभी को पता है कि 712 में जो भारत के ऊपर अरब आक्रमण हुआ था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है चचनामा पुस्तक से। वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अली अहमद द्वारा लिखी गई है, आपको याद रखना है। फिर किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी को पता है अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। एमपीपीएससी ने इसे भी पूछा है और ये वाली पुस्तक के बारे में भी पूछा है। आप सभी ने प्रीवियस ईयर में देखा होगा, अल बरूनी द्वारा लिखी हुई किताब उल हिंद में भारत की भौगोलिक विवरण के बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भारत की ज्योग्राफी के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक इसे बताया जाता है, जो सल्तनत काल में लिखी गई थी। फिर हसन निजामी ने लिखी है ताजुल मासिर। एमपीपीएससी ने इसे भी पूछा था, आप सभी को पता हो ताजुल मासिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? हसन निजामी ने लिखी हुई है। फिर तहकीकात ए नासिरी मिनाज उल सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसे भी एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। ये सभी पुस्तक ऐसी लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी ने पूछा है, या यूपीएससी ने पूछा है, या यूपीपीएससी ने पूछा है। ये उन सबका क्या है? कलेक्शन है, और उसमें से भी इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ज़्यादा बुक आप याद नहीं रख पाओगे। फिर देखो अमीर खुसरो ने 4 से 5 किताब लिखी है। कौन कौन सी? एक तो किराना उस्सादैन, मिफ्ता उल फुतूह, इसके बारे में आप याद रखिएगा। मिफ्ता उल फुतूह किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। और फिर खुजाइन उल फुतूह भी किसने लिखी है? अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। तुगलक नामा, तुगलक वंश के ऊपर ये किताब लिखी गई है, वो भी किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। और आशिका नामक पुस्तक भी अमीर खुसरो ने लिखी है। तो अमीर खुसरो की ये 4 पुस्तक आपको याद रखना है। मेनली तुगलक नामा आप याद रखिएगा, खुजाइन उल फुतूह आपको याद रखना है। ये पुस्तक किसने? अमीर खुसरो ने। फिर जियाउद्दीन बर्नी से तो बहुत प्यार है एमपीपीएससी को, आप सभी को पता है। उसकी पुस्तक वो हर साल पूछते हैं, तो इसकी 2 पुस्तक याद रखना है। एक तो तारिक ए फिरोज शाही, जिसमें उसने फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी लिखा था, साथ साथ इसने तुगलक वंश के बारे में भी विवरण दिया है, किसमें? तारिक ए फिरोज शाही में। फिर फतवा ए जहांदरी, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा ही लिखी गई है। अगली पुस्तक की बात करते हैं। शम्स-ए सिराज ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था तारिक ए फिरोज शाही। इसे कट कर लीजिएगा, ये रिपीट हो रहा है, इसको मत करिएगा। देखो फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहात ए फिरोज शाही लिखी, खुद ने ही पुस्तक लिख ली, फुतूहात ए फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई थी। इब्न बतूता जो भारत में आता है, आप सभी को पता है, उसके द्वारा कौन सी लिखी जाती है? किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखी जाती है। कभी कभी रहला नाम से ही पूछ लेता है कि रहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपको याद रखना है इब्न बतूता ने कौन सी लिखी है? किताब उल रहला लिखी हुई है। बाबर ने आप सभी को पता है तुजुके बाबरी लिखी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी फारसी भाषा में। किसके ऊपर लिखी थी? हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखी हुई है गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में। फिर निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी लिखी हुई है। अब्बास ए शेरवानी ने तारीख ए शेरशाही लिखी हुई है। फिर उतबी ने तारीख ए यामनी लिखी हुई है। आप सभी को पता है उतबी कब आया था? जो 1025 में गजनबी आए थे। गजनबी के दौरान उसने उसके पापा की जो उसके वंश की जो थी तारीफ के उस पर
क्या लिखी थी? तारीख याम ने लिखी थी, कुतुबी ने आ सकता है पेपर में। फिरदौसी ने शहनामा लिखी हुई है। तो ये सब पुस्तक क्या है? सल्तनत काल और उसके बाद में थोड़ी बहुत पुस्तक लिखी हुई है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो अकबर काल में बात करते हैं, तो तुजुक बाबरी बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखी। तारीख रसीदी किसने लिखी? मिर्जा अहमद दुगलत ने लिखी थी। फिर देखिए इसको याद मत रखिएगा। फिर तारीख शेरशाही किसने लिखी? अब्बास खां शेरवानी ने लिखी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। तबकात ए अकबरी, दोनों अलग अलग हैं, अकबर ए नामा अबुल फजल, तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी। फिर तुजुक जहांगीरी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जहांगीर द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ पुस्तक थी मुगल कालीन, इनको भी याद रखिएगा। अब देखिए मुगल काल के दौरान कुछ पुस्तकों का अनुवाद हुआ, जैसे देखिए पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक का फारसी अनुवाद करता है अबुल फजल। पेपर में आएगा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया, तो आपको याद रखना है अबुल फजल ने किया था, ठीक है। फिर तुजुक बाबरी जो बाबरनामा था उसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम करते हैं। रामायण का बदायूनी करते हैं और लीलावती का फैजी करते हैं। अब आप सभी को एक कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि जो भारत के उपनिषद थे उसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था और किस नाम में किया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब देखिए आधुनिक कालीन कुछ पुस्तकें देख लेते हैं जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे याद रखना है, सबसे पहले इंडियन मिरर। कौन सी? इंडियन मिरर। इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखी गई है? केशव चंद्र सेन द्वारा लिखी गई है। पेपर ने पूछा है, मैं वही पुस्तक बताऊंगा जो पेपर में पूछा हुआ है। फिर इंडिपेंडेंट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फिर देखिए इधर आइए, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक के बारे में आपको याद रखना है, गीता रहस्य। कौन सी? गीता रहस्य। ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए नेशन किसने लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, मत याद रखिए। अब देखो आगे आओ, ये यहाँ से इतनी पुस्तक इस पेज से याद रखनी है। फिर देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसमें लिखनी है आपको यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये तीनों पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी, ठीक है, आ सकता है। फिर संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने लिखी, आ सकता है पेपर में। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी, आएगा पेपर में। फिर देखिए मत याद रखिएगा, नीचे आइएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये वाली पुस्तक को आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? कि देखिए क्या होता था, ब्रिटिश काल में भारत का पैसा कहाँ पर जाता था? विदेश में पहुंचा दिया जाता था, ठीक है। तो उसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर अगली पुस्तक आती है इंडियन डिवाइडेड। तो इंडियन डिवाइडेड किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। फिर अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के बारे में आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय ने लिखी। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू की, इसे जीवनी भी बोलते हैं, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। अब इतना याद मत रखिएगा, ये 4-5 पुस्तक यहाँ से याद रखना है। अब आगे आते हैं, अब देखो यहाँ पर आएगा गीतांजलि। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। फिर नील दर्पण, पेपर ने बहुत बार पूछा है, दीनबंधु मित्र ने लिखी हुई है, इसको याद रखना आप। फिर देखिए प्रेमचंद्र की याद मत रखिए। कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस किसने लिखी थी? पट्टाभी सीतारामैया ने लिखी थी, इस पुस्तक को याद रखना है। फिर सत्यार्थ प्रकाश, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, ये किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एमपीपीएससी ने 2 बार पूछा है। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, और इनके द्वारा ही क्या करा गया था? शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, आप सभी को पता है। फिर इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, इसको भी याद रख लीजिएगा।
और फिर भीमराव अंबेडकर की एक बुक का याद रखिएगा, जातिवाद का उच्छेद। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो किसकी थी, मेन रूप से आधुनिक भारत की थी या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई। जितनी पुस्तक मैंने बताई है उतनी पुस्तक याद रखिएगा, उतनी ही पुस्तक में से आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आइए। अब हम बात करते हैं प्रमुख विभाग की, जो कि सल्तनत काल के दौरान, जो मध्यकालीन के दौरान बने थे, उन विभाग की बात करते हैं। तो दीवान मुस्त खराज, जो कि क्या था, एक वित्त विभाग था। किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। पेपर में पूछा जाता है दीवान मुस्त खराज विभाग का कार्य क्या था, वित्त से संबंधित था, कृषि से संबंधित था, ऐसे पूछ लेता है। कभी कभी पूछता है किस राजा ने बनाया था, तो आपको याद रखना है वित्त विभाग था और अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिर दीवान कोही, जो कि एक क्या था, कृषि विभाग था, वो किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। फिर देखिए दीवान अर्ज, दीवान अर्ज क्या था, एक सैन्य विभाग था, उसे किसने बनाया था, बलबन ने बनाया था। फिर दीवान बंदगान किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान खेरात किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान इस्तिकाक ये किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, इनको याद रखिएगा। फिर देखिए इनके कुछ अधिकारी होते थे, जैसे आरिज मुमालिक किसे बोलते थे, सैन्य अधिकारी को बोलते थे। फिर काजी उल कजात, ये क्या करता था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था सल्तनत काल में। फिर बारिद मुमलिक, ये क्या था, एक गुप्तचर विभाग था, फिर गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। फिर वकील दर, ये क्या होता था, व्यक्तिगत सेवाओं को देखता था सल्तनत काल में। दीवान खेरात आप सभी को पता है किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। यह एक प्रकार का क्या था, दान विभाग था। फिर दीवान बंदगान, जो भी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, वो भी क्या था, एक दास विभाग था। फिर दीवान इस्तिकाक, ये लिखा हुआ है, किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, यह एक पेंशन विभाग था। तो इन विभाग के बारे में भी आपको याद रखना है। आगे आइए, आगे देखिए कर कैसे वसूलते थे सल्तनत काल के दौरान। तो उस्र क्या होता था, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर हुआ करता था उस्र। फिर खरात क्या हुई थी, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर खरात कहलाता था। फिर जकात क्या हुआ करते थे, मुसलमानों के ऊपर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे क्या बोलते थे, जकात बोलते थे। फिर जजिया कर क्या बोलते थे, जो गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर लगाया जाता था उसे जजिया कर बोलते थे। खम्स क्या बोलते थे, लूटे हुए खजाने पर जो टैक्स लिया जाता था उसे खम्स बोलते थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जजिया कर सबसे पहले किस राजा द्वारा लगाया गया था और सबसे पहले किस राजा द्वारा हटाया गया था। एक पुस्तक और आप याद रखिएगा, अम्युक्त मालदम। अम्युक्त मालदम ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, उनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा हुआ था, तो इसको भी आप याद रख लेगा। ठीक है, अब बहुत सारे ग्रंथ आपने मध्य प्रदेश में पढ़ रखे होंगे तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रमुख अन्य नामों की, जो प्राचीन काल में नाम के अन्य नामों से जाना जाता था, अब उनके ऊपर बात करते हैं। देखो शब्दावली की, हल को क्या बोला जाता था, लांगल बोला जाता था। पूछेगा प्राचीन काल में लांगल किस शब्द को दर्शाता है, तो लांगल यानी क्या होता था, क्या होता था, हल होता था। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो पेपर में आएगा। फिर धान्य किसे बोलते थे, अनाज को बोलते थे। उर्वरा किसको बोलते थे, जुते हुए खेत को बोलते थे। फिर सीता किसे बोलते थे, कृषि योग भूमि को सीता बोलते थे। गोपत यानी क्या होता था, राजा होता था। फिर देखिए अघन्या यानी गाय होती थी, आपको सभी को पता है सबसे पवित्र मानते थे। जियोचिन यानी अंगूठी होती थी, जियोचिन याद मत रखिएगा, पर अघन्या को याद रखना, गाय को बोलते थे। फिर देखिए समिति जनसाधारण की एक बैठक के लिए आयोजित होती थी, उसे बोलते थे। फिर कृपण किसको बोलते थे, पुत्री को बोलते थे, आप सभी को पता है उत्तर वैदिक काल में। आमाजू किसे बोलते थे, जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या बोला जाता था, अमाजू बोला जाता था। पणी किसे बोला जाता था, व्यापारी वर्ग को पणी बोला जाता था। फिर गंडक किसे बोला जाता था, गंडक का पूर्व नाम क्या था, सदानीरा के नाम से जाना जाता था। श्याम अयस्क किसे बोलते थे, लोहे को बोलते थे प्राचीन काल में। अब देखिए इधर आइए, मैं और बता देता हूं। तो देखिए रावी का प्राचीन नाम क्या था, पुरुषरणी था, ये पेपर में पूछा गया है। सतलज का नाम सतुद्री था। चेनाब या चिनाब का नाम क्या था, अस्किनी था। झेलम का नाम बितस्ता था। ब्यास का नाम बिपाशा था। फिर गोमल गोमती का नाम था।
काबुल कुंभा या कुंभ नदी का था। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा था। कुर्रम कुमू नदी का सहायक नाम था। इंडस सिंधु नदी का प्राचीन नाम था। तो ये नदियों के प्राचीन नाम है, एमपीपीएससी में आ सकता है इस साल, और पहले भी पूछा गया है कि सतलज को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, तो उसे किस नाम से जानते थे, सतुद्री के नाम से जानते थे। अब देखो, उर्वरा का मतलब उपजाऊ भूमि, लांगल और सीर का मतलब हल मैंने बता ही दिया। ब्रक किसे बोलते थे, बेल को बोलते थे, ठीक है। फिर कारिस या सकृत किसे बोलते थे, गोबर के खाद को, ये नहीं आएगा, छोड़ो। फिर अबल, ये आ सकता है, अबल किसे बोलते थे, कूप या कुआ को बोलते थे। फिर याद रखिएगा, बिसज किसे बोलते थे, बेद को बोलते थे। अनस किसे बोलते थे, बैलगाड़ी को बोलते थे। फिर कुसीद एक थी ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को क्या बोलते थे, कुसीद बोलते थे। दोस्तों आपको केवल इतना ही याद रखना है। अब देखिए, अगला टॉपिक मैं वापस एक नया लेके आऊँगा जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी वह टॉपिक हम करा रहे हैं यहाँ जहाँ से प्रीवियस ईयर में डेफिनेटली प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप हमें ये वाला टॉपिक लेके आइए, ये हमें क्लियर नहीं है, तो मैं उस टॉपिक को भी कवर करा सकता हूँ। तो इसके साथ ही इसे ज़रूर पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो टॉप 10 हम टारगेट लेके आए हैं, डीसी सर और मैं जो टॉपिक आपको 2 से 3 टॉपिक डेली डालते हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। आपसे धीरे नहीं दिखता है, 2 की स्पीड में देखिए, पर ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपको यकीन ना हो तो मैं आपको आके बताऊँगा पेपर में कि ये देखो, यहाँ हमने पढ़ाया था, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया। तो आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास अच्छे से कीजिए। अब समय नहीं है कि आप ज़्यादा लोगों को क्या देखिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाने का समय नहीं है। आप जिन पे विश्वास करते हो उन व्यक्ति को देखिए, बार बार देखिए, पढ़ा हुआ बार बार रिवाइज कीजिए। समय कम है, अच्छा रिवीजन कीजिए। एमपी पर ज़्यादा फोकस करना है, आप सभी को पता है। एमपी के लिए 1 से 2 दिन जरूर रखिएगा, क्योंकि उसका रिवीजन आपको करना है। वहाँ से 40 से 50 प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपके पेपर में पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।